बड़ी आशावादी स्पीच थी मंत्री जी के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के। एक आई थिंक कृषि दर्जा के साथ डांडा साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो मिड डे मील का भी शायद एक पॉइंट ऐड हो जाएगा बाद में, तो आप प्लीज़ ऐड कर लेना रिक्वेस्ट उसमें सर जी को। तो आगे चलते हैं प्रोग्राम को। नेक्स्ट स्पीकर हमारे आदरणीय डॉक्टर पीके शुक्ला जी हैं और मेरा सौभाग्य मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वो प्रेसिडेंट इंडियन पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन से है, फॉर्मर जॉइंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पोल्ट्री डिवीजन, फॉर्मर डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, रजिस्ट्रार एंड डीन वेटरनरी यूनिवर्सिटी मथुरा, चेयरमैन साइंटिफिक पैनल मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पोल्ट्री ऑफ FSSAI, एडवाइज़र बोर्ड पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और यूपी के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पे। काफ़ी अवार्ड्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लिए हुए और अपनी जो कम्युनिकेशन है वो अपनी शुद्ध हिंदी, खूबसूरत हिंदी के सरस्वती माँ जो है वो बड़ी कृपा है हिंदी के लिए। तो डेफिनेटली हम सुनना चाहेंगे पीके शुक्ला साहब को। अभी प्लीज़ एक बार तालियां हो जाए शुक्ला साहब को। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार, आदरणीय मंत्री शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार महिपाल ढांडा जी, चेयरमैन UP रेरा श्री संजय भूसरेड्डी जी, PFI के हमारे अध्यक्ष रणपाल ढांडा जी, सचिव संधू जी, वाइस प्रेसिडेंट संजीव गुप्ता जी, राहुल खत्री जी, रिकी थापर जी, माय मिनिस्ट्री कॉलीग्स, महेश, डॉक्टर OP चौधरी साहब, फार्मर जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनने पोल्ट्री को लंबे समय तक देखा है भारत सरकार में, प्रोफेसर JPS गिल जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर वेटरनरी यूनिवर्सिटी गढ़वासू, हमारे समस्त मुर्गी पालक भाई, इंडस्ट्री फ्रेंड्स, जर्नलिस्ट, ये एक मौका है जो हमें मिला है माननीय मंत्री जी के साथ मिल बैठ करके कुछ विचार विमर्श करने का। और मुझे पता है खासकर हमारे राज्य मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, लंबे समय तक उनका ताल्लुकात यहाँ भी पशुपालन मंत्री के रूप में रहा है, भारत सरकार में भी हैं, और मेरा ताल्लुक़ उनके साथ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में भी FSSAI के कारण रहा है। उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग तरीके की है, चीज़ों को समझते हैं और सिर्फ समस्याओं पे चर्चा नहीं करते हैं, समाधान पे विचार वो ज़्यादा करते हैं। तो आज उसी समस्या और समाधान के पहलू को देखते हुए, खासकर मंत्री जी, हो सकता है मेरी व्यक्तिगत विचारधारा हो, पर मैं इस मत को आपके सामने रखना चाहूँगा कि जहाँ तक पॉलिसी इंटरवेंशन का सवाल है, उस पॉलिसी इंटरवेंशन में अगर हम पशुपालन के सारे आयामों को देखें तो कहीं ना कहीं पोल्ट्री के साथ भेदभाव हुआ है। हमने डेयरी का जो डेवलपमेंट था उसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट का गठन किया कि चीज़ों को, योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके, फंड्स को उनके थ्रू चैनलाइज किया जा सके। जब बात मत्स्य की आई तो हमने नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया, पर अभी तक सिर्फ हम विचार तक सहमत हैं कि पोल्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करें। तो आज मैं कुछ सीमित समय है पर कोशिश करूंगा कि कौन कौन से पॉलिसी इंटरवेंशन हैं जिनके तहत हम आगे आने वाले समय में विकसित भारत में, खासकर हमारी प्रधानमंत्री जी की अभिकल्पनाओं के अनुरूप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, कैप्शन आपके सामने है, एवरी पर्सन, every institution and every organization should work with a single aim, and that aim should be whatever I will do, I must do it for a विकसित भारत। सिर्फ मेरा कहना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 पिलर्स विकसित भारत के लिए टारगेट किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं। सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, युवा सशक्तिकरण और किसान सशक्तिकरण। और अगर हम देखें ये चारों पिलर्स का, चारों लक्ष्य का
एक अद्भुत संगम है हमारे इस पोल्ट्री उद्योग में। हम उन चारों चीज़ों को यहाँ पे कैसे अभिकल्पना के रूप में साकार कर सकते हैं, बस इस बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा। ये एक पोल्ट्री सेक्टर का ओवरव्यू है जिसमें हम अपने अचीवमेंट की बात करते हैं, और अचीवमेंट सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, अचीवमेंट सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं है। हम एक बहुत बड़े नेशनल मिशन में भी लगे हुए हैं, जो है लगभग भारत में 5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पोल्ट्री और पोल्ट्री के उत्पाद इस कुपोषण की समस्या से निपटने में सक्षम, संतुलित आहार और सबसे कम लागत की चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, पर हम इस चीज़ का इस्तेमाल उस काम में नहीं कर पा रहे हैं। खासकर पिछले 10 साल के अगर हम डेटा देखें, नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर सर्वे के माननीय मंत्री जी उस विभाग का भी नेतृत्व कर चुके हैं, तो पिछले 10 सालों में हमें खासकर कुपोषण की समस्या से निपटने में अपेक्षाकृत जो हमको सफलता मिलनी चाहिए थी वो हमको नहीं मिल पाई। हम क्लेम करते हैं कि हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं अंडा उत्पादन की दृष्टि से, चौथे नंबर पर हैं चिकन मीट के उत्पादन की दृष्टि से, लेकिन कहीं ना कहीं कुपोषण की समस्या से निपटने में, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से, किसान सशक्तिकरण के उद्देश्य से हम इन चीज़ों को प्रोजेक्ट करने में सफल नहीं रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ है करीब 1.3% हम जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं एज पोल्ट्री सेक्टर। लगभग 15% लाइव स्टॉक की जीडीपी को हम कंट्रीब्यूट करते हैं, और 6 मिलियन प्लस लोगों को हम रोजगार देते हैं। यह हमारी स्ट्रेंथ है। और जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, थोड़े छोटे छोटे से पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं जिनकी सहायता से इस उद्योग जगत को, जो किसी समय में एक फार्मिंग जगत होता था, जो अब ट्रांसलेट हो चुका है इंडस्ट्रियल लेवल पे, उसके हल्के हल्के छोटे छोटे इनपुट्स के सहारे से हम इसकी ग्रोथ को और तेज़ी से ट्रिगर कर सकते हैं। और ख़ासकर लोग अपने देश की जनसंख्या को एक नेगेटिव पॉइंट मानते हैं, पर मैं अपने उद्योग के लिए अपने देश की जनसंख्या को एक पॉजिटिव पॉइंट मानता हूँ। वो इसलिए इतने लोगों को भोजन देना अब हमारी प्राथमिकता है। ये प्रोडक्शन अचीवमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में नहीं है। हमने हर एक का एम्पावरमेंट देखा है। बैकयार्ड के किसान को कभी हमने डिस्करेज नहीं किया कि मुर्गी को आप बैकयार्ड पे नहीं रखिए, मार्जिनल फार्मर्स को कभी मना नहीं किया कि आप छोटे स्तर पे अपना उद्योग ना चलाएं, पर उसके साथ साथ हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि हाई एंड टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हमारे इस पोल्ट्री जगत में हो, जिससे कि उत्पादकता बहुत तेज़ी से बढ़े। तो एक बड़ा डाइवर्स स्ट्रक्चर हमारे कंट्री में है, और मुझे पता है सरकार को इस डाइवर्स स्ट्रक्चर को बनाए रखने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु किसानों के हित में, देश के हित में ये आवश्यक है। इसलिए इन चीज़ों को हम साथ लेके चलते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा हमारे चैलेंजेस क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, उनका कौन सा समाधान है जिसके माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके अपनी वृद्धि दर को आनुपातिक रूप से ज़्यादा बनाए रख सकते हैं। सबसे ज्वलन समस्या है फीड का स्कैरिसिटी, और सिर्फ स्कैरिसिटी की बात नहीं करूँगा मैं, उसकी प्राइस वोलेटिलिटी। हमेशा उसकी प्राइस ऊपर नीचे होते रहती है। मक्का आज कम प्राइस पे मिल रहा है और कल आपको ज़्यादा प्राइस पे मिलेगा। हमेशा ये हमारी मांग और आपूर्ति का जो एक अनुपात है, वो इस चीज़ को हमेशा उद्वेलित करता रहता है। डिसीज़ आउटब्रेक टाइम एंड अगेन, कोई ना कोई ऐसी बीमारी हमारे लिए सेटबैक बन के आती है कि जो प्रोडक्शन सिस्टम को इफ़ेक्ट कर देती है, जिस समय आपको मैक्सिमम प्राइस फैच करने का समय होता है, बीमारी आ गई, किसान के हाथ में कुछ नहीं है, और सारे के सारे बर्ड्स को हमको या तो कलिंग स्टेज पे जाना होता है, या उनका ग्रोथ डाउन हो जाता है, या उसके लिए कोई समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है। मार्केट इनस्टेबिलिटी, सबसे बड़ी बात कहूँ तो आज की तारीख पे पोल्ट्री के लिए खासकर मार्केटिंग इंटेलिजेंस का हमारे देश में अभाव है। हमारे देश में जो कृषि विभाग है वो इस बात की तो जानकारी रखता है कि हमारा इन्फ्लक्स क्या है, कितना
उत्पादन गेहूं का हो रहा है, चावल का हो रहा है, बाकी का खाद्यान्न का हो रहा है, और उनको हम चैनलाइज कैसे करेंगे। तो वो इंटेलिजेंस भी रखते हैं, उसको चैनलाइज करने का तरीका भी बताते हैं, फोरकास्टिंग भी करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नो सच सिस्टम एग्जिस्ट इन पोल्ट्री। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी का इंडक्शन हो रहा है। आज पोल्ट्री जो कभी पिछवाड़े में कुछ अंडा पैदा करने वाला साधन माना जाता था, उसको हम एफिशिएंट बायोलॉजिकल कन्वर्टर के रूप में जानते हैं। और आज हम जरूर दूषित भोजन और दूषित पानी का सेवन कर लेते हैं, पर कोई भी हमारा पोल्ट्री फार्मर या पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आदमी बहुत सावधानी रखता है कि उसे अपने मुर्गी को क्या खिलाना है और पानी का उसकी गुणवत्ता कैसे होगी। इन परिवेशों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेफिशिएंसी, क्योंकि हमको पता है कि ये कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें हैं, हर एक आदमी इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, बट एज ए होल एक पूरे कंट्री में एक छोटे से पॉलिसी इंटरवेंशन के तहत अपने इस सेक्टर को कहीं ना कहीं समाहित करते हुए हम कैसे देश को आगे विकसित भारत की ओर ले जा सकते हैं। 70% जो हमारा उत्पादन का लागत है वो फीड है। फीड में क्या हम कोई डाइवर्सिफिकेशन का स्ट्रेटजी ले सकते हैं? उसके लिए लोगों को बता सकते हैं कि अगर मेज का कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑल्टरनेट चीज़ें क्या हैं, उनके साथ किन किन चीज़ों को, सप्लीमेंट्स को आपको मिलाना होगा, कौन कौन से एंजाइम्स आपको मिलाने होंगे, और ये सारी चीज़ें खासकर हम ट्रेड सीक्रेट के नाम पे अपने पास रखते हैं। सो अल्टीमेटली फार्मर का बेनिफिट नहीं होता। माननीय मंत्री जी, अगर थोड़ा सा R&D फैसिलिटीज़ हम लोग क्रिएट कर पाएँ अपने पॉलिसी इंटरवेंशंस के माध्यम से, तो वो R&D एक्टिविटीज़ में जो समाहित होकर के R&D एक्टिविटी का रिजल्ट आएगा, आई थिंक इन अ टाइम टू कम वो हमारे सामने इस समस्या का बहुत बड़ा समाधान होगा। एक और चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। बहुत सारे नेशनल मिशन हमारे होते हैं, कई सारी चीज़ों को हम मिशन मोड में लेते हैं। कैन वी डेवलप अ पोल्ट्री फीड सिक्योरिटी मिशन फॉर प्रोक्योरमेंट, फॉर सप्लाई, फॉर बफर स्टॉकिंग एंड फॉर स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट? ये सारे काम हम कर रहे हैं। जब मेज की आवश्यकता होती है, किसान आपके पास आते हैं, आपने इंपोर्ट भी परमिट किया है, पर क्या हम उसका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बना सकते हैं इन द शेप ऑफ पोल्ट्री फीड सिक्योरिटी मिशन? विचार का विषय है। ये एक ऐसी चीज़, ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूँ जिससे सारे के सारे किसान लाभान्वित हैं, पर पोल्ट्री के किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है। फाइनेंशियल एक्सेस और रिस्क प्रोटेक्शन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके किसान, खासकर मुर्गी पालक किसानों को सशक्तिकरण के रूप में बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। लो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जो सामान्य किसान को तो उपलब्ध है, लेकिन मुर्गी पालक को उपलब्ध नहीं है। क्या इन्हें हम किसान की कैटेगरी में नहीं रख सकते? क्या जो हमारी भारत सरकार की एग्जिस्टिंग स्कीम है उनके लिए हम मुर्गी पालकों को क्वालिफाई नहीं कर सकते? एक छोटा सा इंटरवेंशन आपके स्तर से मुर्गी पालकों के लिए आने वाले समय में बड़ा कारगर कदम सिद्ध हो सकता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे सेक्टर का वो है लेक ऑफ इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। सर, हम लोग गाय देते हैं, उसके लिए क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, और उसके साथ उसको इंश्योरेंस भी देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हाई रिस्क एरिया के कारण, बिकॉज सो कॉल्ड हाई रिस्क एरिया फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, हम ये लाभ अपने किसान, मुर्गी पालक किसान भाइयों को नहीं दे पा रहे हैं। क्या हम इस दिशा में कोई अपनी तरफ से इंटरवेंशन कर सकते हैं? किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि आज उसने मुर्गी पाली है, क्रेडिट लिया है, कल के दिन कोई आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बीमारी आ जाती है, तो क्या सरकार उनके लिए एक बैकअप प्लान रखती है? इंश्योरेंस के रूप में उनको क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है? ये एक विचारणीय विषय है। इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडीज़, मैं नहीं कहता कि 100% इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार बना करके दे, और खासकर विथ प्राउड प्रिविलेज एंड विथ प्राउड आई से पोल्ट्री इज ओनली द सेक्टर जो अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ है, सेल्फ रेगुलेटरी है, अपने लिए खुद की सारी चीज़ों का इंतजाम किया है। लेकिन फिर भी अगर उसको हमें त्वरित गति प्रदान करना है तो जो गैप फंडिंग है, हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसमें कहीं उन लोगों के लिए एक क्रेडिट लिंक इंसेंटिव बना दिया जाए जिससे वो फार्म को मॉडर्नाइज कर सकें, हैचरीज को मॉडर्नाइज कर सकें, फीड मिल को मॉडर्नाइज कर सकें, या प्रोसेसिंग प्लांट को अपने मॉडर्नाइज कर सकें या इस्टेब्लिश कर सकें।
and this facility should be available to all scale farmers, small, medium, highly integrated farmers and big commercial houses. सर ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। सुबह हमारे अध्यक्ष पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बात को बहुत तगड़े तरीके से कहा था, बहुत अच्छे तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रखा था। कल भी उन्होंने इस पे चर्चा की थी। हमारे पास नेशनल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है जो भारत सरकार चलाती है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसमें पोल्ट्री डिसीजेस का समाहित नहीं है। होता क्या है, अगर कोई एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेटेड वैक्सीनेशन ड्राइव हो सकते हैं, बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। एंड आई मस्ट से विथ प्राउड, आई वर्क विथ संजय भूसरेड्डी साहब, व्हेन वी वर इन द मिनिस्ट्री, सर ने हम लोगों पे एक कंडीशन इम्पोज की थी कि एक पोल्ट्री फार्म मैनुअल बनाओ, एंड ही हिमसेल्फ केम फॉरवर्ड टू प्रिपेयर इट। 1000 पेज का डॉक्यूमेंट बना था, पर उस डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कैन वी यूज इट फर्दर फॉर पब्लिक पर्पजेस? सर्वेलेंस में इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैन वी स्विच ओवर टू डिजिटल सर्वेलेंस? आज की तारीख पे किसान के यहाँ बीमारी आती है, सैंपल पकड़ा जाता है, सैंपल भेजा जाता है, सैंपल की टेस्टिंग होती है, जब वो लौट के आता है काफ़ी समय जा चुका होता है। तब तक या तो किसान की फसल, मुर्गियों की जो फसल है वो चौपट हो चुकी होती है, या उस समय जो फर्दर स्टेप्स लेने होते हैं। इसका मतलब रियल टाइम जो डिसीज़ असेसमेंट है मॉनिटरिंग सिस्टम में हमारे पास नहीं है। कैन वी स्विच ओवर टू इट? एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जहां सरकार बहुत कुछ कर सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इंडस्ट्री सेल्फ ग्रोन है, पर कहीं हम सरकार और पब्लिक को एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे पास रियल टाइम पीसीआर की फैसिलिटीज़ लिमिटेड हैं, खासकर एनिमल डिसीज़ सर्वेलेंस के लिए, एनिमल डिसीज़ डायग्नोसिस के लिए। और एनिमल डिसीज़ के लिए खासकर हमारे यहाँ जितनी एमएनसीज हमारे कंट्री में काम करती हैं, वो फॉरेन टूल्स का इस्तेमाल करती हैं डिसीज़ डायग्नोसिस के लिए। एक मेथड होती है जिसमें वो जो एफएटी होता है, एक पेपर होता है, उसके थ्रू एक इम्प्रेशन हम फॉरेन को भेजते हैं, वो उनके पास जो डेटाबेस होता है उससे मैच करके वो हमको बताते हैं कि ये बीमारी कौन सी है। क्या हम उन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं जिससे वो अपना डेटा शेयरिंग हमारे साथ कर सकें भारत सरकार के स्तर पे? और अगर डेटा शेयरिंग करते हैं तो वो काम हमारे देश में ही हम आराम से कर पाएंगे। सर, ये मार्केट रिफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्राइस इनस्टेबिलिटी जो है वो लार्जली हमारे इंडस्ट्री को और प्रोडक्शन सिस्टम को अफेक्ट करती है। एक कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। सिंस आई नो इट इज़ नॉट अ इसेंशियल कमोडिटी, सरकार के भी अपने टाइट हैंड्स होते हैं कि वो इनको पॉलिसीज़ में कहाँ तक रोप इन कर सके। पर एक मेरा व्यक्तिगत विचार है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सरकार इस बात को ज़रूर सोचती है कि भूख की समस्या से कैसे निपटा जाए, गरीबों तक भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। तब हम चावल, गेहूं और अन्य खाद्य सामग्रियों को तो राशनिंग सिस्टम में रखते हैं और उन तक पहुंचाते हैं, पर एक संतुलित भोजन जो संतुलित प्रोटीन के रूप में हमारे पास मौजूद है, हम उसका कहीं क्या समावेश कर सकते हैं। और अगर उसको हम समावेशित कर पाए तो परहैप्स इन ए लॉन्ग टर्म दिस विल नॉट ओनली चैनलाइज आवर प्रोडक्ट बट ऑल्सो विल टेक केयर ऑफ ह्यूमन हेल्थ इन आवर कंट्री। मार्केटिंग इंटेलिजेंस की पूर्व में मैं चर्चा कर चुका हूँ, बट हाँ, रियल टाइम प्राइस मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई हमने डिजिटलाइज सॉल्यूशन ढूंढ लिया, सो आई थिंक इन ए टाइम टू कम नोबडी कैन स्टॉप अस गोइंग अहेड। कैन वी थिंक ऑफ सम फार्मर कलेक्टिव्स? ये प्राइस इनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए क्या हम कुछ ऐसे संगठन बना सकते हैं जो संगठन अपने प्राइस खुद निर्धारित करें और बाजार में खुद उसको कंट्रोल करने का और प्रभाव रखने का कार्य करें? तो फार्मर कलेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए वी मे हैव सम ऑफ दी स्कीम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा मैं, कोल्ड चेन नेटवर्क आवश्यक है। और माननीय मंत्री जी पूर्णतया भली भांति परिचित हैं, उत्तर प्रदेश ने सबसे पहला प्रयास किया था ये जितना अंडा है इसको रीफर वैन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सो दैट क्वालिटी ऑफ एग शुड बी मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। पर कुछ उसमें लॉ रिलेटेड चैलेंजेस आए जिनको अभी भी एड्रेस किया जा रहा है, पर उसमें एक इनसफिशिएंट वैल्यू चेन मैनेजमेंट भी एक कारक था। तो क्या हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा
मीट एक्सपोर्टिंग हब है। कैन वी इंक्लूड पोल्ट्री मीट इन दिस? स्ट्रक्चर हमारे पास है, कैन वी फैसिलिटेट दिस? एंड हमारा सबसे बड़ा मार्केट है रूरल मार्केट। वी नेवर थॉट ऑफ रूरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कैन वी थिंक ऑफ, अगर अमूल का दूध, दही, आइसक्रीम गांव के अंदर डीपेस्ट प्लेस पे रेफ्रिजरेटर पे रखा हुआ मिल सकता है, वाई नॉट पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स? दिस इज व्हाट माय सबमिशन टू यू इज, सर। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, बिकॉज यूपी इज ए हब, और यूपी का जो पोल्ट्री पॉलिसी है उसने कई एक्सपोर्ट हब्स को जन्म देना शुरू कर दिया है। सिर्फ आवश्यकता है उसको एक मंच पे लाके शिक्षित करने की। जो सारे के सारे हमारे पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स हैं, वी कैन ऑर्गेनाइज टाइम एंड अगेन मीटिंग्स विद देम। ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है जिसके अनुसार हम चीज़ें प्रोड्यूस करें? इट इज़ ओनली अ पेपर ऑडिट। यू आर मेंटेनिंग एवरीथिंग ब्यूटिफुली। प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या हम कर सकते हैं? जैसे बासमती राइस जाता है, इंडियन बासमती राइस, ऐसे ही क्या हम एक ब्रांड बना सकते हैं इंडियन पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स? पूर्व में एक्सपोर्ट इंसेंटिव के नाम पे हमें ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडीज मिला करती थी। कैन वी रिस्टोर दैट? और माननीय मंत्री जी, ग्लोबल लेवल पे आप बहुत कार्य कर रहे हैं, क्या हम कोई ट्रेड डिप्लोमेसी बना सकते हैं, खासकर उन देशों में प्रोब बनाने की जहां पे अभी बहुत निश एरिया है, मार्केट है हमारे पास अवेलेबल, जहां हम अपने प्रोडक्ट, अपनी चीज़ों की पहचान दिखा सकें, बना सकें, भारत का नाम रोशन कर सकें? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत होता है, और ये सारी चीज़ें वैल्यू एडिशन का काम भी करती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, सारे लोगों को अल्टरनेट एनर्जी सब्सिडाइज रेट्स पे अवेलेबल है। क्या अगर कोई व्यक्ति पोल्ट्री फार्म लगाना चाहता है, उसको सोलर एनर्जी, अल्टरनेट एनर्जी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। इको फ्रेंडली हाउसिंग हो सकती है। वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे जैसे एनडीडीबी डेयरी यूनिट्स के साथ साथ उनके बैकयार्ड पे उनका गैस प्लांट भी बना के उनको दे रहा है। कैन वी डू दैट? कैन वी हैव दैट इन्वेस्टमेंट विथ अस? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या हम अपने फार्मर्स की ब्रांडिंग और स्टार रेटिंग कर सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन द फार्मर्स, दोज हु आर अडॉप्टिंग द ग्रेन प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल प्रोटोकॉल्स, क्या हम उनके कार्बन क्रेडिट्स का इस्तेमाल अपने देश की रचना में, अधिरचना में, और अपने देश की जो चमक है उसको बढ़ाने के लिए हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी भी चीज़ में हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो आपका ज्ञान है वही आपका धन है। इसके तहत नॉलेज इज़ योर पावर। उस नॉलेज के डिसेमिनेशन का क्या हमने प्रबंधन किया है? और मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि जहाँ तक पशुपालन का सवाल है, अभी भी हमारी एक्सटेंशन ओरिएंटेड एक्टिविटी लगभग नगण्य है। जितना प्रचार प्रसार की व्यवस्था कृषि जगत में है, उतनी पशुपालन के क्षेत्र में नहीं है। क्या हम इसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था कर सकते हैं? भारत सरकार के अपने संस्थान हैं जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या उनको हम विस्तृत रूप दे सकते हैं? और विस्तृत रूप देने के साथ साथ क्या हम उसको डिजिटल एक्सटेंशन के साथ जोड़ सकते हैं? क्योंकि सारे फार्मर्स एक जगह आके एक व्यवस्था के तहत रह करके समय व्यतीत नहीं कर सकते उन चीज़ों को सीखने के लिए, तो क्या कोई डिजिटल व्यवस्था हम कर सकते हैं, डिजिटल मॉड्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं कि फार्मर्स अपनी चीज़ों को सीखने के लिए उन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर सकें? एंड फाइनली जो एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स हैं, हम उनको थोड़ा सा यूथ एंड वीमेन सेंट्रिक बनाएं, क्योंकि महिलाएं जो हैं, पशुपालन हम माने या ना माने, लगभग 90% कार्य महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। तो उनके सशक्तिकरण के लिए, तेजी से आने वाले विकसित भारत के लिए, उन अभिकल्पनाओं के तहत उनका समय पे समावेश अत्यंत आवश्यक है। क्या कुछ हम वर्ल्ड स्टोरीज से, सक्सेस स्टोरीज से समझ सकते हैं? ब्राज़ील ने अपने आप को एक्सपोर्ट हब बनाया है और उनकी सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं एक स्कीम के तहत सिंगल पॉइंट पे की हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक्सेल किया है। भारत में भी रीजनल मॉडल्स अवेलेबल हैं और कुछ की गूंज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंची है। इस फोटोग्राफ से आपको क्लियर कट दिखेगा, ये एक वीमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है।
Sir, this is the first farmer producer organization of poultry, wherein हमारी ट्राइबल आदिवासी महिलाएं इसमें हैं। लगभग आज की तारीख में 8,900 मेंबर इनके हैं और कंपनी का अगर हम टोटल प्रोफाइल देखें तो लगभग 700 करोड़ का कंपनी है। लेडी जिसको आप देख रहे हैं कुंती देवी ध्रुवे हैं, ये केसला पोल्ट्री सोसाइटी की अध्यक्ष हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में जानकारी दे रही हैं। चौधरी साहब भी दिखाई दे रहे हैं, तरुण श्रीधर साहब भी दिखाई दे रहे हैं, रूपाला साहब भी दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों ने वीमेन सेंट्रिक अप्रोच ली, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लिया। आज की तारीख पे सारे लोग मालिक हैं और बैकयार्ड में फार्मिंग कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इनके जो डेटा हैं खासकर प्रोडक्शन के और एफसीआर के, वो किसी भी इंडस्ट्री के लेवल से कम नहीं हैं और अपने टर्म्स कंडीशंस पे खुद काम करते हैं, दूसरों के लिए सशक्तिकरण का अभियान छेड़ते हैं और अपनी अगली जनरेशन को खुद के यहाँ अपने फीड प्लांट में, अपने हैचरी में, अपने ब्रीडर फार्म में नौकरी देते हैं। ये एक एग्जांपल है हमारे देश में ही। नटशेल में अगर कहना चाहूँ कि अगर हम 2047 की अभिकल्पना करें तो हमारे जो मेन पिलर्स हैं वो कौन कौन से होंगे। फीड सिक्योरिटी अगर हम एक मिशन बना पाए उसके लिए, फाइनेंशियल एक्सेस अगर मेन स्ट्रीम के फाइनेंशियल एक्सेस में पोल्ट्री फार्मर्स को समाहित कर पाए हम, हेल्थ सिस्टम, रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम और परफेक्ट वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी बना पाए हम, मार्केट में स्टेबिलिटी ला पाए थ्रू मार्केट एक्सेस, थ्रू मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड थ्रू देयर ओन कलेक्टिव्स, कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड वी शुड एंटर इन अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अगर हम उसमें सक्सेसफुली एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अगर हम एंटर कर पाए तो माननीय मंत्री जी, विकसित भारत में जाने के लिए हमारे पोल्ट्री सेक्टर की भूमिका बहुत अहम होगी, इस बात में मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। इन सारी एक्टिविटीज़ में ना सिर्फ हमारे किसान समृद्ध होगा, ना केवल हमारे देश की नेशनल फूड सिक्योरिटी होगी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होगी, ना सिर्फ केवल पॉलिसी इंटरवेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम आगे बढ़ेंगे, बल्कि एक वर्ल्ड ओवर या ग्लोब में भी अपना एक स्थान ले पाएंगे। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड विथ वट एवर आवर प्राइम मिनिस्टर सेज, दैट इज विकसित भारत, सशक्त भारत, एंड वी कैन नॉट स्टॉप until this dream of a developed India is fulfilled. So we, the person of poultry sector, are committed for this development, and that too we shall try to achieve it. With that, thank you so much for the patient hearing. Jai Hind, Jai Bharat.